तो देखिए पहला सवाल हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो पहला सवाल पूछा जा रहा है 2 स्टोन ऑफ अनइक्वल मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, विथ सेम वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 स्टोन है, ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 2 स्टोन है, ठीक है, इसको आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, एक का मास बड़ा है, एक की मास छोटा है। मान लीजिए इसका मास m है और इसका मास स्मॉल m है। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे बात ये आती है दोस्तों कि आपको मास पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए हैवियर मास विल रीच ग्रेटर हाइट, द लाइटर मास विल रीच ग्रेटर हाइट, बोथ विल रीच द सेम हाइट, एनी वन ऑफ देम विल रीच द ग्रेटर हाइट। आपको यहाँ पे ये पूछा गया, यानी कि आपको हाइट से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस रिलेशन में हाइट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, स्टोन को आपने ऊपर की तरफ फेंका। तो आप इस केस में क्या यूज़ करेंगे, वेलोसिटी यूज़ करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और आपको हाइट यानी कि एच यूज़ करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको देखिए गैलीलियो ने ये बताया था, ठीक है, गैलीलियो ने ये चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया था कि जब भी किसी बॉल को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर जो उसे सेम टाइम में सेम वेलोसिटी के साथ अगर जो उसे डायरेक्ट किया जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए, तो दोनों एक ही वक्त में गिरेगा, ठीक है। इसमें चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई मायने रखता है नहीं रखता है। देखिए आप बहुत लोग इसमें से ये सोचेंगे कि ये बड़ी है तो इसमें ये बहुत जल्दी ऊपर चले जाएगा, या फिर इसको ऊपर से गिराएंगे तो बड़ी है, भारी है, मास के कारण ये जल्दी अर्थ पे चला जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दोनों को सेम टाइम लगती है, सेम हाइट दोनों अटेंड करेंगे सेम टाइम में। अब देखिए इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो हमें समझना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फिजिक्स जब हम यहाँ पे समझते हैं तो गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये तो प्रूफ कर दिया। अब किस तरह से इन्होंने ये प्रूफ किया आप ये समझिए। देखिए अब आपको एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। जहाँ पे s हम डिस्टेंस मानते हैं कि नहीं, s को हम क्या मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। तो इसी डिस्टेंस के तौर पे हम अब यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे s डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ नीचे से ऊपर फेंका गया तो इस डिस्टेंस को s है, तो इसको हम हाइट के तौर पे h मानेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो अब बात यहाँ पे आ रही, आपको हाइट के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि आपको हाइट निकालनी है। तो हमारी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2। अब देखिए a एक्सेलरेशन नहीं, हाँ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लेते हैं और ये s है, ठीक है। तो हाइट को हम यहाँ पे h कर देंगे। हमें क्या निकालना है, h निकालना है कि नहीं। तो h जब हम निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, है कि नहीं, u स्क्वायर बाई 2g। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर जो होती है, आपको पता है ये सर्टेन हाइट पे जा करके, दोनों बॉल सर्टेन हाइट पे जा करके तो ये रुक जाएंगे, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। h लिख लिया हमने यहाँ पे u स्क्वायर बाई 2g, ओके। लेकिन ये जो g ले रहे हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं। तो आपको पता है कि ये a का वैल्यू हम g से मानते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को माइनस में लिखते हैं कि, तो माइनस यू स्क्वायर माइनस से माइनस 1 कट जाएगा। तो h का वैल्यू हम आप यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g दिख रहा है। अब आप यहाँ पे बताइए इस इक्वेशन से आपको कहीं भी पता चल रहा है कि ये इक्वेशन मास पे कहीं भी जा कर के डिपेंड होता ही नहीं है कि नहीं। तो इसी केस से आप देख लेते हैं कि हाइट इनिशियल वेलोसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, यानी कि उसका वैल्यू फिक्स रहता है कि नहीं। जैसे आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर एक पार्टिकल के लिए यही स्पीड से जाएगी, है कि नहीं। लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और जी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ये मास के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसी आधार पर हम ये जान लेंगे कि हमारे या तो वो छोटा हो या तो वो बड़ा हो, है कि नहीं। छोटा बॉडी हो या तो बड़ा बॉडी हो, दोनों सेम टाइम में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, बोथ विल रीच द सेम हाइट। उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट सवाल क्या तरफ आप देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा जाता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्पिंजर ड्यूरिंग द रेस लाइज। अब देखिए रेस के दौरान जो स्पिंजर होता है, यानी कि जो रनर होता है, जो दौड़ रहा होता है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई इंसान दौड़ता है तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुक के दौड़ता है कि नहीं। सपोज ये पाथ है तो वो थोड़ा आगे की तरफ झुक करके दौड़ता है कि नहीं, थोड़ा सा आगे की तरफ ये झुक करके दौड़ता है ताकि ये अपनी स्पीड को बढ़ा सके। तो ये आगे की तरफ जब झुकता है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ हुई। आप इस पे जितने भी सवाल मैं ले रहा हूँ सारे प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है, सारे के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड है। आप इसे खुद से करके देख सकते हैं, आपको आंसर इसकी मिल जाएगी। जो मैंने बॉल वाला कहा, एक टाइम पे सर्टेन टाइम पे आप उसे गिराइए ऊपर से, आपको सेम रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पिंजर जब दौड़ता है तो ये आगे की तरफ झुक के करता है, इसलिए इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी वो आगे के फ्रंट फीट के पास रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया अहेड ऑफ हिज फीट,
बिहाइंड हिज फीट, एट द सेंटर ऑफ बॉडी, एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो देखिए अहेड ऑफ फीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दौड़ने वाला जो व्यक्ति रहता है वो आगे की तरफ झुक के दौड़ता है, आपको ये पता हो अच्छे से, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक और सवाल यहाँ पे देखिए, अ पर्सन इज हर्टिंग ऑन किकिंग स्टोन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर जो किसी स्टोन पे एक लात मारेगा यानी कि किक करेगा तो उसे दर्द क्यों होती है। तो ये आपको पता है न्यूटन की थर्ड लॉ, जिसको हम आप अच्छी तरह से जानते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने किक मारा, तो किक मारे, किकिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्शन, है कि नहीं, ये एक्शन हो गई, और जो इसे चोट लगा वो हो गई इसकी क्या, रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन इसकी सही उत्तर होगी, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 स्टोन ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तब क्या होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। जस्ट वही उसी प्रकार के क्वेश्चन है, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, है कि नहीं, ऊपर की तरफ फेंक रहे थे। लेकिन इस केस में क्या हो गया है कि आप कोई रूफ पे बैठे हुए और यहाँ पे एक बॉडी एक ले लियो मास, ठीक है, ये है कैपिटल एम, और एक छोटी सी मास ले लियो जिसको आप स्मॉल एम बोल रहे हो, और इसको साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे, मान लीजिए कि आप 5 सेकंड के बाद इसे छोड़ रहे हो, तो एक ही टाइम में से छोड़ देंगे, तब सबसे पहले ग्राउंड को कौन टच करेगा, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर जाने पर अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, है कि नहीं, बस वही इक्वेशन आएगी, बट यहाँ पे बस क्या हो जाएगी, माइनस माइनस आ जाएगी, है कि नहीं। तो देखिए ये इक्वेशन तो यही होगी, बेसिकली हम बात करेंगे तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, h जो रहेगी यू स्क्वायर बाई 2g रहेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी जो मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे ये बड़ी बॉल हो या छोटी बॉल हो, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए कि बड़ी बॉल है ये नीचे गिरेगी, ये ग्रेविटी के साथ गिरेगी तो इसकी मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तरह का कोई भी फेनोमेना नहीं है, ये सब फिजिक्स है, ठीक है। तो गैलीलियो ने ये अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया था, चाहे वो छोटा बॉडी हो या फिर वो बड़ा बॉडी हो, लेकिन दोनों का जो हम एट ए टाइम पे जो हम छोड़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत, ठीक है, तब वो क्या होगा, सारे एक ही एट ए टाइम में सेम टाइम में ग्राउंड को टच कर जाएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे करेक्ट आंसर कर लीजिएगा, बोथ द स्टोन रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ओके, क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं। बस यही याद रखिएगा कि हाइट जो रहती है वो मास पे कभी भी डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड रहती है, इनिशियल वेलोसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, है कि नहीं। एक और सवाल देखिए यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे, व्हाट शुड ए पर्सन ऑन ए फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल टू डू इंक्रीज हीज एंगुलर स्पीड। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है, आप रोटेटिंग टेबल के बारे में अच्छे से जान रहोगे, आप समझ रहोगे कि रोटेटिंग टेबल क्या होती है। अगर जो आप बचपन में डॉक्टर के पास गए होगे तब आपको शायद मिली होगी ये रोटेटिंग टेबल, जिसमें कुछ प्लेट की तरह से ये रहता है कि नहीं, और ये घूमता है, ठीक है, ये घूमता है, आप इस पर बैठोगे तब इस पर गोल गोल घूम सकते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस पर एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, इस पर एक पर्सन क्या है, बैठा हुआ है। अब ये यहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं, अब आपको पूछा जा रहा है कि ये पर्सन क्या करेगा कि वो इस टेबल की एंगुलर स्पीड क्या है कि स्पीड, वो स्पीड जो एंगल पे स्पीड जा रही हो, यानी कि ये इसकी मूविंग स्पीड है कि नहीं, इसको एंगुलर स्पीड कहते हैं, यानी कि एंगल के फॉर्म में जो स्पीड चल रही है उसको एंगुलर स्पीड कहेंगे, है कि नहीं। तो आपको ये कहा जा रहा है इस सवाल में कि एक बंदा इसके ऊपर बैठा हुआ है, अब ये क्या करेगा इसकी स्पीड को घटाने के लिए। तो देखिए, अगर जो ये इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है और ये अपने हाथ को फैला देगा, है कि नहीं, हाथ को जब बाहर की तरफ ये फैला देगा और गोल गोल, सपोज कि गोल गोल रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के दौरान ही ये अगर जो अपने हाथ को फैला देगा, यानी कि स्प्रेड हीज हैंड आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ अगर जो अपना हाथ घुमा देगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगी कि इसकी एंगुलर स्पीड घट जाएगी, है कि नहीं। तो जब पर्सन अपने हाथ को फैला देता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, देयर विल बी इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, देयर विल बी इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बदलाव आ जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे बढ़ जाती है तो इसकी क्या होती है, एंगुलर, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये घट जाती है, डिक्रीज, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखिए, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ। एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कहा जा रहा है, ए बॉय इज सिटिंग इन ए ओपन कार। एक बच्चा है, ठीक है, ये कार है, ठीक है, ये कार है, सपोज कि ये कार है आपकी और इसकी पीछे वाली पार्ट खुली हुई है, ठीक है, ये आपकी कार हो गई, है कि नहीं, ये आपकी कार हो गई।
ठीक है। तो एक बॉय यहाँ पे ओपन कार पे बैठा हुआ है कि नहीं। अब कहा जा रहा है ये कि कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉल को थ्रो करता है ऊपर हवा में, तो बॉल क्या होगी, ठीक है। अ बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, ये कार जो है ये कांस्टेंट स्पीड पे आगे बढ़ रही है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये बच्चा एक बॉल लेता है, ठीक है, और हाथ से इसको ऊपर की तरफ उछाल देता है, ठीक है। एक बॉल को ये क्या कर देता है, ऊपर की तरफ उछाल देता है कि नहीं। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये बॉल है, अब ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड हम 10 मीटर प्रति तक की बस हम मान रहे हैं, ठीक है। इस सब वैल्यू की तरफ बस आपको समझाने के लिए मनवा रहा है आपको। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे ये जो बच्चा है ये भी बैठा हुआ, तो इसकी भी स्पीड वही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। और ये जो बॉल है, बॉल की भी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी ये तो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, है कि नहीं, 10 मीटर पर सेकंड होगी। अब मान लेते हैं कि इस बंदे ने यानी कि इस बच्चे ने इस बॉल को ऊपर की तरफ जो फेंका है, अब इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं, चलिए इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। तो एक आगे इंस्टेंट में आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये बॉल जो अब आपको ये कहा जा रहा है कि ये कार आगे आ गई है कि नहीं, ये कार आगे आ गई। चलिए मैं कार आपको यहाँ पे बना देता हूँ। अब बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि बॉल क्या हो गया, क्या वो बॉल उसके पीछे गिरेगी या फिर उसके आगे गिरेगी या उसके हाथ में गिरेगी या फिर यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब ये बच्चा इस बॉल को आगे की तरफ फेंकता है तो ये बॉल क्या करेगी, ये एक पैराबोलिक पाथ बना लेगी, ठीक है। ये एक पैराबोलिक पाथ बना लेगी। ये सारे फिजिक्स के एप्लीकेशंस है, ठीक है, जो कि आप क्लास 9-10 में पढ़े हो, और ये बॉल सीधा इस बच्चे के हाथ में आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए ये सिंपल सी बात है कि आप जब बॉल को ऊपर फेंकोगे तो ये पैराबोलिक पाथ बना, सॉरी प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक में गलत बोल दिया, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोजेक्टाइल, है कि नहीं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट कर देती है। अब देखिए एक इंस्टेंट में अब ये बॉल ऊपर गई, आपको पता है ये बॉल सर्टेन हाइट पे जाने के बाद, ये बॉल सर्टेन हाइट पे जाने के बाद इसकी स्पीड घट जाएगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है इसकी ये तो 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। अब इस इंस्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इस इंस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल स्पीड में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्पीड से चल रही है। अब ये यहाँ पे देखिए 20 मीटर पर सेकंड से था, तो जानने की बात है कि इसकी स्पीड धीरे धीरे घट ही जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। एक इंस्टेंट पे आएगा कि यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये मिडिल पार्ट हो गया। अब जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जो हॉरिजॉन्टल तो 10 मीटर पर सेकंड फिक्स है, कांस्टेंट बताया गया आपको, क्योंकि ये कार की स्पीड से चल रही है। अब यहाँ पे फिर क्या हो गई, ये देखिए 10 जा रही थी, 0 आ गई, ये -10 आ गई, है कि नहीं। अब यहाँ पे फिर से ये 20 आ गई। मैंने -10 में उस सेंस में नहीं बता रहा हूँ। देखिए अब आपको पता है कि ये बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है। एक इंस्टेंट आती है कि बॉल की यहाँ पे स्पीड घट जाती है। अब जैसे ही ये नीचे आ गई धीरे धीरे तो इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड वापस मेंटेन हो जाएगी, है कि नहीं। तो यही यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे जब आई फिर वापस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपकी जो है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो इसकी वर्टिकल स्पीड है, अब ये वर्टिकल ऊपर नहीं, अब ये वर्टिकल नीचे की तरफ हो जाएगा, है कि नहीं, नीचे की तरफ हो जाएगा वर्टिकल। तो ये 10 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे फिर वापस 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ जाएगी इसके हाथ में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे बॉल भी इसके साथ साथ बढ़ेगा, ठीक है, बॉल भी इसके साथ साथ बढ़ेगा। अब जहाँ तक ये जाए बॉल उसके हाथ में ही गिरना है। ये फिजिक्स के एप्लीकेशन है, ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक दो बात और आपको यहाँ पे समझनी है कि रेफरेंस का मतलब समझ रहे हो। रेफरेंस का मतलब वो होता है जहाँ से आप इसे देख रहे हो। मान लीजिए कि अगर जो ये यहाँ पे ये जो बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे के रेफरेंस में देखेंगे कि ये पाथ किस तरह का बना, तो हम ये कहेंगे कि ये पाथ जो है ये क्या बनी, ये पाथ एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना, ये बच्चा तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। तो इस बच्चे के नज़रिए से जो हम देखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं चाइल्ड के नज़रिए से हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। पर रेफरेंस अगर हम चाइल्ड को मानेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। देखिए क्योंकि कभी कभी आपको पूछ दिया जा सकता है ये बॉल जो ऊपर से आकर किसके हाथ में आई है, तो ये यानी कि ये जो रेफरेंस लेकर चाइल्ड के रेफरेंस में ये कौन सा पाथ शो कर रहा है, ये पाथ भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है इसका, है कि नहीं। बच्चे का रेफरेंस में देखेंगे तो ये बच्चा तो इधर ही जा रहा है, बच्चा थोड़ी ना हवा में कूद करके यहाँ से आ रहा है। बट देखिए अब आउटसाइडर है, एज ए आउटसाइडर, ठीक है, एट ए आउटसाइडर हम देखेंगे तो ये हमें प्रोजेक्टाइल की तरह दिखेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल याद रख लीजिएगा, प्रोजेक्टाइल पाथ यहाँ पे बनेगा, है कि नहीं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस सारे चीज़ से हम कंक्लूड में ये करेंगे कि इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल,
इन सेम टाइम इंटरवल, यानी कि बॉल जो रहेगी ये इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगी सेम टाइम इंटरवल के साथ, है कि नहीं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली समझा दिया हूँ। अगर आप लोग जो जान चुके हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसके आंसर देखिए और स्किप कर जाइए, ठीक है। जो बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाए हैं अपने, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, उनके लिए मैं डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि इतना लेंथी एक्सप्लेनेशन मत दिखे, क्योंकि देखिए मैं आपको देख करके नहीं चला रहा हूँ, मैक्सिमम मैं बेसिक से लेकर के जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जीएस बहुत ज़्यादा वीक रहता है कि नहीं। अगर जो आप इतना ज़्यादा तेज़ है ही है तो आप वीडियो क्यों देखेंगे, जब आप तेज़ है ही तो आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो ऐसे बना लोगे, है कि नहीं। बट जो कमज़ोर स्टूडेंट है प्लीज़ आप उसे पढ़ने दीजिए, उसे आप परेशान मत किया करिए, है कि नहीं। तो सोच समझ के पढ़िए, ठीक है। तो देखिए मैं सारे को एज ए बेस लेकर के चलता हूँ सारे स्टूडेंट को, ठीक है। तो फिजिक्स जो है ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जीएस की किसी तरह की डाउट आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, मेरा ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। क्लियर है, मेरा मोटो ये रहता है कि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। तो देखिए आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बॉल जो है इसके हाथ में किस प्रकार से गिरेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू mt प्लस सी, देन पार्टिकल इज मूविंग विथ, तो पार्टिकल किस चीज़ से मूव कर रही होगी, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। अब देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आप क्लास 9-10 में या फिर 8 में शायद पढ़े होंगे, मैथ की एक चैप्टर थी, ठीक है, जिसमें आप स्लोप आपको पढ़ाया गया था, है कि नहीं। तो उससे आपका डिपेंड करता है। अब देखिए आपने एक पढ़ा होगा फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, इसके ऊपर ही ग्राफ बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये दिया, हम x के रेफरेंस में अलजेब्रा में तोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में है, इसलिए इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mt प्लस सी। अब देखिए c जो रहती है, c को हम क्या कहते हैं, c को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे y को काट रही होगी वो c हो जाएगी, और यहाँ पे t जो रहेगी, t यहाँ पे आपकी टाइम है, ठीक है। और ये जो m होती है आपकी स्लोप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो यहाँ पे t है, तो ये जो आपकी फार्मूला है, ठीक है, इस पर आप किस तरह से पुट करेंगे, देखिए सिंपल सा, इसका सिंपल सा जो है मैं आपको बता देता हूँ कि यह सपोज आपकी x है, ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो आपकी स्लोप बताती है ये आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही बताती है कि नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताती है। सबसे पहली बात वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में आप समझ जाइए। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में अगर जो यहाँ पे आपकी एक में वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम है, और ये जो देगी हमेशा एक्सेलरेशन देगी, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है, dv/dt होती है, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी बाय इसको टाइम आप मान लीजिए, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। यही अगर जो आपको आगे एक और ग्राफ दिया जाए इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे आपकी डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम रहे, अब आप बताइए डिस्टेंस बाय टाइम किसकी फॉर्मूला आती है, वेलोसिटी के। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, dy/dt, है कि नहीं, dy/dt होगी, है कि नहीं, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम जब ग्राफ में रहेगा तो आपको वेलोसिटी दे देगी, और वेलोसिटी बाय टाइम रहेगी तो आपको एक्सेलरेशन दे देगी। अब देखिए ये जो है ये कांस्टेंट के लिए रहती है, ठीक है, तो इसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनती है कि नहीं। तो ये ग्राफ जब इस प्रकार से बनती है तो इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी जगह में आप वैल्यू डाल दीजिए, सपोज कि मैं क्वेश्चन आपको बना देता हूँ y इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट रहती है, t तो फिक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप x प्लस 4 आप रख लीजिए, ठीक है, m की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ले ली है, तो mx प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे y है आपके पास, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक है, आप बचपन में ये पढ़े होंगे x और y, ठीक है, 2 पे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू अगर जब आप 2 रखोगे, x की वैल्यू अगर जब 2 रखेंगे, ये 4 है तो ये 6 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर जो x की वैल्यू आप 4 रखोगे तो 4 + 4 8 हो गया, और y कितनी हो जाएगी, y आपकी 8 और 4 12, ठीक है, 12 हो गई। तो इस प्रकार से अगर जो इसको आप x एक्सिस में अगर जो ग्राफ के अंदर डालोगे तो आपको जस्ट एक ऐसा लाइन मिलेगा जो कि आपके x एक्सिस और y एक्सिस को मिला रहा हो, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है। ये किस चीज़ की होती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की होती है। अब यही बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की क्या होगी, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, बढ़ते जाएगी, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिल्कुल ना बढ़ती है ना घटती है, वो हमेशा सेम रहती है। क्लियर है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ग्राफ हो गई।
चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8। अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर यूनिफॉर्मली फॉर्म्स ऑन ए ग्राउंड एट ए डिस्टेंस a, ठीक है, विच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल बी ट्रांसवर्स बाय द पार्टिकल, ठीक है, किस तरह का पाथ फॉलो करेगा वो पार्टिकल। अब देखिए सिंपल सी बात आपको यहाँ पे ये समझनी है कि सपोज कि ये टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है, सपोज कि ये कोई टावर है, यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है, ये बॉल क्या कर दिया गया है, कहा गया कि ड्रॉप हो गया, ये बॉल क्या हो गया, सपोज कि यहाँ पे कोई खेल रहा है, बॉल ड्रॉप हो गई, तो ये बॉल जो ड्रॉप हुई ये कुछ इस जो नीचे गिरेगी, इस बॉल को यहाँ पे नीचे आना है कि नहीं। तो ये जो बॉल आएगी आप देखेंगे कि बॉल कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है, इस प्रकार से आएगी। अब देखिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे बॉल है, अब ये बॉल यहाँ से गिरेगी तो सीधा बॉल ऐसे तो नहीं गिरेगी ना, ऐसे तो नहीं गिरेगी क्योंकि इसकी स्पीड में गिरावट है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ये इसको खींचेगा, ये इसको स्ट्रेट नहीं जाने देगा, ये धीरे धीरे खींचेगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, ठीक है। वैसे तो इसको इस देखिए अब सिंपली हम बात करेंगे तो पाथ कुछ इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए कि आप इसको एक्स एक्सिस मान लिए, तो यहाँ पे बॉल यहाँ से गिर रही है तो बॉल कुछ इस प्रकार से गिरेगी, ठीक है, बॉल कुछ इस प्रकार से गिरेगी, यहाँ पे बॉल आ जाएगी। तो ये जो पाथ बनी, ये जो कर्व बनी, ये कर्व क्या है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए पार्टिकल जब अब जिस पॉइंट से पार्टिकल ड्रॉप हुआ, ठीक है, जिस पॉइंट से पार्टिकल ड्रॉप हुआ, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और जिस पॉइंट पे, ठीक है, व्हेन रीचेस दैट पॉइंट, यानी कि जब उस पॉइंट पे, अब देखिए ये हाइट है, सेम हाइट है, क्योंकि यार इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो बिल्डिंग की हाइट है, यहीं पे तो आएगी ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब आती है तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे। तो इफ़ 2 पॉइंट ईच, ठीक है, यानी कि ये 2 पॉइंट को जब मिला दिया जाएगा, यानी कि बॉल इस तरह से जब इसको मिला दिए हैं, इस प्रकार से जब मिला दिया गया है, तो ये जो कर्व हमें मिलेगा, इस कर्व को हम क्या कहेंगे, इस कर्व को हम कहेंगे पाराबोलिक कर्व, ठीक है, पाराबोलिक कर्व। तो जो इस तरह की कर्व रहती है इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इस तरह की जो कर्व रहती है, इस तरह की, इसको हम पाराबोलिक कर्व कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए बहुत तरह के यहाँ पे सर्कल है, पाराबोलिक है, ग्रेट सर्कल है, हाइपर पाराबोलिक है, इसको आप किस तरह से पहचानेंगे। तो देखिए सपोज कि मैं आपको यहाँ पे कोन बना देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो चुके हैं, पाराबोलिक इसकी सही आंसर होगी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, देखिए ये कौन है, सारी चीज़ को हम इसके अंदर डालेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात सर्कुलर है, ये सर्कुलर हो गई, ये हो गई आपकी सर्कल जो कि यहाँ पे ए है, मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ। फिर आती है पाराबोलिक, ठीक है, पाराबोलिक है क्या नहीं। तो पाराबोलिक से पहले यहाँ पे आपको एक ओवल शेप भी आती है, ठीक है, जिसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, पाराबोलिक। अब देखिए ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पे पाराबोलिक की, तो पाराबोलिक कुछ इस प्रकार से बनेगी, ये देखिए ये पाराबोलिक बन गया। अब हाइपर पाराबोला किस तरह से बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, थोड़ी छोटी होती है। तो ये हो गया ड्राइंग आपकी सारी चीज़ की, है कि नहीं। तो देखिए बस मुझे आपको ये समझाना था कि यहाँ पे बिल्डिंग से जब बॉल गिरेगी तो कुछ इस प्रकार की ये पाथ बनाएगी, ठीक है। आप खुद से देखिए जितने सवाल मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, सारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसे आप करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक और सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है अ स्फीयर रोल्स डाउन ऑन 2 इंक्लाइंड प्लेन ऑफ डिफरेंट एंगल बट सेम हाइट, ठीक है, इट डज सो, क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। स्फीयर रोल डाउन ऑन 2 इंक्लाइंड प्लेन, दो एक स्फीयर हम मान लेते हैं यहाँ पे रोल डाउन कर रही है, एक इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ जाएगी, ठीक है, ऑफ 2 डिफरेंट एंगल आप किस प्रकार से मेजर करेंगे। देखिए मान लीजिए अब ये देखिए थोड़ा खरा टाइप का एंगल है, तो इसको हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री के एंगल बना रही है। अब ये देखिए थोड़ी सी सोई हुई एंगल है, तो मान लेते हैं हम इसको 30 डिग्री के एंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे एंगल मिल गई। अब देखिए हायर फिजिक्स में आप यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला लगाएंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा आपको लगाना पड़ेगा, बट आपको सिंपली यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि टोटल एनर्जी स्फीयर, अब देखिए स्फीयर की टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब देखिए इसके अंदर जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, तो मूवमेंट के बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो टोटल एनर्जी, ठीक है। देखिए मैं आपको डिराइव कर रहा हूँ
कि ताकि आपको समझ में आए। अब ये आप मत सोचिएगा कि एसएससी में आपको इतने टफ सवाल क्यों पूछे जाते हैं, बस एप्लीकेशन है, बस मैं आपको एप्लीकेशन डिराइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब सवाल। आप इस तरह के सवाल बहुत बार देख चुके होंगे अपने एग्जाम में, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है। तो ये जो क्यों जो है ना, ये आपके मैं दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी डाउट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर भी डाउट नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, सारी डाउट आपके क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन है यार, फिजिक्स में जो आपकी जनरल कंपटीशन में एग्जाम पूछी जाएगी तो एप्लीकेशन से रिलेटेड, खास करके रेलवे के एग्जाम में तो आपको साइंस से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ ए स्फीयर, टोटल एनर्जी ऑफ ए स्फीयर जो रहेगी हम यहाँ पे लिख लेंगे mgh, ठीक है। अब देखिए एट बॉटम, अब बॉटम पे जो हम बात करेंगे बॉटम में, ठीक है, जब बॉटम में ये आ जाएगी तो आपको पता है ये मूव करते करते इसके अंदर क्या आ जाएगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। जब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी कि इसके अंदर जब ये एट बॉटम, ठीक है, एट बॉटम की हम बात करें, नीचे आते आते इसके अंदर दो तरह की और एनर्जी आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, एक आ जाएगी ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे रोटेशनल भी आ जाएगी, ठीक है, रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी भी इसके अंदर आ जाएगी। यानी कि बेसिकली हम बात करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी जो रहेगी, ये हम एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या जानते हैं, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, हाफ mv² प्लस हाफ क्या होती है रोटेशनल मोशन I/W², ठीक है। तो ये इस तरह की आपकी फॉर्मूला बनेगी। इसी को आप आगे जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे क्या पूछे यार, स्पीड, ठीक है। तो आपको पूछे देन इट डज, आपको स्पीड से मतलब है यहाँ पे कि स्पीड क्या होगी। देखिए सब में आप देखेंगे स्पीड पूछा जा रहा है कि नहीं, तो आपको स्पीड निकालनी है, यानी कि वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी जो आप निकालोगे बहुत थोड़ा टफ है, डेरिवेशन इसकी लंबी है, मैं बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। इस तरह से आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि वेलोसिटी कहीं भी जा करके किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। क्या ये किसी भी तरह की थीटा एंगल को डिनोट कर रहा है, किसी भी तरह से एंगल बता रहा है कि किसी एंगल पे ये डिपेंड करती है? जी नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे विथ सेम टाइम, यानी कि किसी भी अगर जो हाइट सेम रहे, ठीक है, हाइट जो है यहाँ पे हाइट तो h ही है ना, हाइट तो सेम है, बस एंगल की यहाँ पे फ़र्क है। तो एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है, और जो दो बॉल को हम एक साथ छोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों बॉल जो नीचे जाएगी विथ सेम टाइम जाएगी। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, सेम टाइम में ही जाएगी, ठीक है, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये सारे डिराइवेशन, ये सारे फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो ये आपको समझ में आएगी। देखिए याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप समझ जाइए कि कैसे कैसे करके ये सारी चीज़ हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एसएससी ये आपको ये नहीं बताएगा कि ये डिराइवेशन आप सॉल्व करो, ठीक है, रेलवे भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये डिराइवेशन सॉल्व करो, लेकिन आपके मन में जो डाउट है कि किस प्रकार से ये ऐसा होता है आखिर का, बस वो डाउट में आज आपकी सारे क्वेश्चन, सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, उसके ऊपर मैं आज काम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा और लाइक ज़रूर करेगा, ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक किए हुए ना कहीं मत जाइएगा। चलिए बढ़ते दूसरे सवाल की तरफ। देखिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आ गया आपके पास, शुड कार हैव बम्पर्स दैट कोलैप्स अंडर इम्पैक्ट। आपको ये पूछा जाए कार के पास क्या बम्पर होनी चाहिए, तो देखिए यस, कार के पास बम्पर होने चाहिए, सिंस दे हेल्प टू एब्जॉर्ब इम्पैक्ट ऑन द कोलिजन। देखिए मान लीजिए कि आपकी कार है, ठीक है, कार है, किसी पत्थर से टकराई या फिर किसी चीज़ से टकराई, तो उसमें बम्पर होनी जरूरी। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, जब भी कोलिजन होगी तो उसके इम्पैक्ट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसको कम कर देगा, और ऑक्यूपेंट जो रहेगी उसको सेफ रखेगा, ठीक है। तो ये थी इस सवाल का उत्तर। क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं होगा आपको।